हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। पुनः स्वागत है आपका मेंटोरॉइड एकेडमी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 विज्ञान का सेकंड मॉडल पेपर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि हाफ ईयरली पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से आएगा, उसी पैटर्न के आधार पर ये पेपर बनाए गए हैं आपके। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और पूरा वीडियो बड़ी अच्छी तरीके से देखिए। और अगर आप YouTube पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस मॉडल पेपर को। सबसे पहले क्या है, विज्ञान का मॉडल पेपर दिया गया है। समय कितना रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक कितना है 80 नंबर का। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। तो सर्वप्रथम क्या है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे, यानी कि अपने रोल नंबर जरूर लिखे। सेकंड है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। 5वां पॉइंट है, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। और अगला लास्ट पॉइंट है, प्रश्न क्रमांक 16 से 12 में आंतरिक विकल्प है, यानी कि वो 16 से 22 में ऑप्शन वाले सवाल है, दोनों में से आपको एक करना होगा। तो करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। खंड सेक्शन ए, बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले दिया गया निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले आपको अभिक्रिया दी गई है, Fe प्लस H2O उत्पाद बनेगा Fe3O4 प्लस H2, यानी कि उपरोक्त अभिक्रिया में क्या बताना आपको, संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक यानी कि Fe क्या होता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। Fe का गुणांक क्या होगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कितने 3। Fe का गुणांक कितना होगा 3। अगला देखते हैं, सेकंड प्रश्न, दही में उपस्थित अम्ल है, कौन सा होगा, अ है ऑक्जेलिक अम्ल, ब है टार्टरिक अम्ल, स है मैथोनिक अम्ल और द है लैक्टिक अम्ल। तो ये आप छठी छात्र से पढ़ते आ रहे हो, दही में कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा। अगला तीसरा है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, अ है कॉपर, ब है लेड, स है मरकरी और द है जिंक। तो राइट आंसर कौन सा है, स कौन सा है, मरकरी। अगला सवाल, कीटोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, तो कौन सा होगा इसमें से, ब नंबर राइट होगा, जो कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह है। अगला है 5वां, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, अ है पोषण से, ब है उत्सर्जन से, स है श्वसन से और द है परिसंचरण से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, द कौन सा है, परिसंचरण से। अगला सवाल, प्राण में छिद्रों के खुलने और बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, अ है हरितलवक, ब है जाइलम, द स है द्वार कोशिका और द है फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, स कौन सा है, द्वार कोशिका के द्वारा। अगला सवाल 7वां सवाल, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, अ है पीयूष ग्रंथि, ब है थायराइड ग्रंथि, स है एड्रिनल ग्रंथि और द है अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल 7वां नहीं 8वां, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं। अ है एक लिंगी, ब है स्वपरागण, स है उभयलिंगी और द है परपरागण। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, स कौन सा होगा, उभयलिंगी होंगे। अगला सवाल 9वां सवाल, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, अ है XX, ब है XY, स है XXX और द होगा YY। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ब क्या है, XY। पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होता है, XY। अगला सवाल 10वां सवाल, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। क है 1.5, ब है 6, स है 3 और द है 9। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ब कितनी होगी, 6 यानी कि 6। अगला सवाल 11वां, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर a और साइन r बराबर b तो अपवर्तनांक म्यू क्या होगा, अपवर्तनांक म्यू का मान होगा म्यू बराबर a बटा b। तीसरा राइट आंसर इसका। अगला देखते हैं 12वां,
अग्रिम सूर्यदेव एवं विलंबी सूर्यास्त का कारण क्या है? अ है प्रकीर्णन, ब है वायुमंडलीय अपवर्तन, स है विक्षेपण और द है परावर्तन। तो राइट आंसर क्या होगा? ब क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला सवाल, दिए गए त्रिभुज का प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या है? अ है ई, ब है आई, स है एक्स और द है आर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? स क्या है? एक्स। अगला सवाल, 14 सवाल, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार अर्ध का उपयोग किया जाता है? अ है विद्युत बचाने के रूप में, ब है सुरक्षा उपाय के रूप में, स है फ्यूज के रूप में और द है नियंत्रक के रूप में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा है? सुरक्षा उपाय के रूप में। अगला सवाल, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है? अ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ब है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, स है विद्युत धारा की दिशा और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? स कौन सा है? विद्युत धारा की दिशा। यानी कि अपने बहुविकल्पी प्रश्न 15 थे जो कि हमने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़े हैं। अब बढ़ते हैं आगे रेगिस्तान में। पूरा पैटर्न आपको समझ आएगा, प्रश्न किस प्रकार से कैसे क्या आएंगे। अगर आप YouTube पे अपने चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लेड नाइट्रेट के उष्मीय विजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम, खाली जगह है। क्या होगा? लेड नाइट्रोजन के उष्मीय विजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे सही तरीके से लिखने जाए, आप शॉर्ट में लिख सकते हो क्या इसमें? NO2। अगला है HCl के रीजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, खाली जगह है। यहाँ क्या होगा? सिंपल है, ऋणायन का रासायनिक सूत्र Cl- की क्लोरीन। अगला है तीसरा, C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या, खाली जगह है, कितनी होगी? यहाँ पे आएगा 10। कितनी होगी? 10। अगला है चौथा, एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से, खाली जगह, निकालने की एक युक्ति है। क्या होगी? डायलिसिस। डायलिसिस, ये आपके डायलिसिस। अगला है आपके दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला देखते हैं अभी छठवां, प्रतिबिंब की ऊंचाई एस डैश और बीम की ऊंचाई एस का अनुपात गोलीय दर्पण का खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाएगा? आवर्धन। आवर्धन। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में खाली जगह लेंस उपयोगी होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये रेगिस्तान 7 है, वो भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे अतिलघुत्मक सवाल। देखते हैं खंड अतिलघुत्मक सवाल। तीसरा अतिलघुत्मक सवाल, प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। तो देखते हैं सब प्रश्नों का उत्तर बड़ी अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर 1, पित्तल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। पित्तल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु कौन सी होगी? जिंक, Zn। अगला सवाल आता है सेकंड सवाल, सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। उत्तर कौन सा होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? Br2। अगला सवाल है तीसरा, CH3 C डबल बॉन्ड CS का नाम लिखिए। क्या होगा? 3 कार्बन में तहत प्रोप, यानी कि डबल बॉन्ड यानी कि इन लगेगा, यानी कि प्रोपिन। चौथा सवाल, रेंजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? उत्तर क्या है? आमतौर पर तना, साल यानी कि स्टेम बार्क के रस वाहिकाओं में, यानी कि रेजिन डक्ट्स में संग्रहित होते हैं। अगला सवाल, पांचवा सवाल, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रण करता है?
तो कौन सा भाग होगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगला सवाल, छठा सवाल, प्रश्न 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। जीवाणु जनित 2 रोग कौन कौन से? पहला है तपेदिक और दूसरा है टाइफाइड। अगला सवाल 7वां, मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात प्रतिशत क्या था? तो क्या था उत्तर में? 1/4 यानी कि 25%। अगला सवाल 8वां, गोलीय लेंस के लिए बीम दूरी यानी कि U, प्रतिबिंब दूरी V एवं फोकस दूरी F में संबंध लिखिए। यानी कि पिछले मॉड्यूल पेपर में हमने संबंध के बारे में पढ़ा था, इसमें भी एक दिया गया, यानी कि आपको जो फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने बहुत जरूरी है। उसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में डायग्राम सबका एक साथ में वीडियो। तो इसका उत्तर देखते हैं। लेंस से सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये उसके इसमें क्या होगा? लेंस सूत्र का संबंध हो गया। अब देखते हैं 9वां सवाल, नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग होता है? आइरिस। अगला सवाल 10वां सवाल, पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। पारितंत्र उपभोक्ता यानी कि कौन सा? उत्तर क्या है? खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है ये। अति लघुत्तम सवाल इतने ही थे। अब देखते हैं खंड ब यानी कि सेक्शन बी। खंड ब सेक्शन बी लघुत्तम सवाल। तो सबसे पहले क्या दिए गए हैं? 4 नंबर सवाल, Na2CO3 यानी कि क्या होता है? S का मतलब होता है सॉलिड यानी कि ठोस, प्लस 2HCl यानी कि एक्वाइन क्या होता है? जल या जलीय विलयन। यहाँ क्या दिया उत्पाद में? X दिया गया है प्लस H2O यानी कि ये होता है लिक्विड, प्लस CO2 यानी कि Gn होता है गैस। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक X का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे X की नाम क्या लिखना है? इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? इसका नाम तो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसकी क्या है? सूत्र क्या है? NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं? नमक। अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट ऊपर गए। 5% धातु विद्युत की सुचालक होती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला व्यवस्थित उपकरण चित्रित कीजिए। यानी कि यहाँ पे चित्र बनाना है आपको। तो देखते हैं चित्र कौन सा है। यहाँ पे ये रहा, आपके सामने चित्र दिया गया है। यहाँ पे बैटरी ली गई है, बैटरी से यहाँ पे एक क्लिप यानी कि A और यहाँ पे दूसरा क्लिप यानी कि B भाग, यानी कि जैसे हम प्लस और माइनस होते हैं उसी प्रकार से। और जांच के लिए क्या करते हैं? धातु का टुकड़ा रखेंगे बीच में, और यहाँ पे ये क्या हो गया? स्विच यानी कि ऑफ या ऑन के लिए, और यहाँ पे एक बल्ब रखा गया बीच में। ये इस प्रकार का चित्र है जो क्या होता है? धातु विद्युत की चालक है या नहीं, धातु विद्युत की चालक है या नहीं उसको दर्शाता है। तो बढ़ते हैं आगे। 6वां सवाल, प्रश्न नंबर 6, जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? कारण लिखिए। तो उत्तर क्या है? साबुन अणु के हाइड्रोफोबिक यानी कि तेल लव और तेल गंदगी से जुड़े होते हैं, और हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी प्रेमी हेड पानी से जुड़े होते हैं। साबुन माइसेल बनाकर तेल गंदगी को पानी में घुलनशील बनाता है, जिससे गंदगी बहकर हट जाती है। इसका उत्तर है। अगला देखते हैं 7वां सवाल, प्रश्न नंबर 7 यानी कि एथीन C2SO4 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्रित कीजिए। देखो यहाँ पे तो यह सीधा दिया गया है S जो अंकित करा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु दिया गया है C बराबर C, और किसमें क्या क्या संबंध है? आबंध, हर कार्बन पर बंध दिया गए हैं एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से सिग्मा बंध, और दूसरे C से डबल बंध एक सिग्मा एवं एक पाई यानी कि लेविस डॉट में हर कार्बन के 4 बंध होंगे, और हाइड्रोजन के पास क्या होगा? एक बांध नहीं, आपके क्या आएगा? बंध आएगा। तो देखते हैं इसकी संरचना को किस प्रकार से क्या होगी संरचना। देखो यहाँ पे दी गई CH4 की, यानी कि कार्बन यानी कि कार्बन पे कितने जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं कार्बन पे। तो यहाँ पे उसी प्रकार से दिया गया है। देखो कार्बन दी गई है और ये संरचना बनेगी इस प्रकार से। कार्बन बीच में दिया गया, 1 2 और 3 4 क्या है? हाइड्रोजन बन रहे, और यहाँ इनके साथ में बंध बनाया है।
और फिर आता है C2SO4 यानी कि एथीन की संरचना होती है किस प्रकार से। एथीन में कार्बन कितने दिए गए यहाँ पे, कार्बन 2, तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने दिए गए 4, तो हाइड्रोजन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, अभी बताया था आपको। तो यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसमें भी इसके साथ एक और यहाँ, एक और यहाँ पे, और बीच में क्या गए इनके जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लगा, और इस बीच में क्या हो, बीच में बंद बना दिया यहाँ पे। अगला सवाल है गर्भ निरोध की 2 विधियों को समझाइए। उत्तर क्या होता है, सबसे पहले होती है बेरियम विधि, यानी कि कंडोम वीर्य को गर्भाशय में जाने से रोकता है, और सेकंड है हार्मोनल विधि, यानी कि ओरल पिल्स या हार्मोन देकर अंडोत्सर्जन रोकती हैं। अन्य विकल्प क्या होते हैं, आईयूडी और इमरजेंसी पिल आदि। अगला सवाल है 9 सवाल, शुद्ध लंबे यानी कि टीटी और शुद्ध बौन यानी कि स्मॉल टीटी पौधों में F2PD तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाइए। उत्तर क्या होता है, माता पिता यानी कि कैपिटल टीटी लंबा इंटू स्मॉल टीटी यानी कि बौना, F1 यानी कि सभी टी और टी लंबे, स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें क्या है फिर आगे, F1 इंटू F1 यानी क्या हो गया F2, और यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, कैपिटल टी अनुपात में स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या आ गया वापस अनुपात में स्मॉल टी। तो अनुपात क्या है 1:2:1, और लंबा और बौना का अनुपात क्या हो गया 3:1। अब देखते हैं चित्र में इसी प्रकार से दिया गया है। शुद्ध लंबे पौधे यानी कि कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टी, इनके बीच क्या हो गया, यहाँ पे संकरण हो गया, संकरण के बाद क्या हुआ F1PD में संकरण हुआ। अब फिर देखते हैं आगे, सभी लंबे पौधे यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे स्वपरागण की प्रक्रिया, यहाँ पे क्या हो गया फिर लंबे पौधे और बौने पौधे बन गए, यानी कि F2PD में क्या हुआ, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, बौने पौधे में क्या हो गया स्मॉल टी, यानी कि 3:1 में अनुपात बन गया। अब देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 10, एक 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पीयर यानी ए धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर क्या है, Q बराबर I स्क्वायर यानी आर टी बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 2 बराबर क्या हो गया 9 इंटू 10 इंटू 2, तो क्या आ गया उत्तर 180 जूल। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सूत्र लगाना है और फिर आगे गुणा करना है और उत्तर निकालना आपको। अगला सवाल है 11 सवाल, निम्न परिपथ चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे दिया गया ए और बी, यहाँ पे 3 ओम ऊपर की तरफ 3 ओम, 3 ओम नीचे की तरफ क्या है 6 ओम। तो देखते हैं उत्तर, दिया गया परिपथ है ए बराबर 3 ओम, यानी कि 2 शाखा क्या होती है समांतर में, ऊपरी शाखा यानी कि 3 ओम प्लस 3 ओम श्रृंखला में, निचली शाखा 6 ओम। आगे देखते हैं चरण 1 क्या होगा, ऊपरी शाखा के प्रतिरोध को सरल बनाए, ऊपरी शाखा में 2 3 ओम श्रेणी में, तो आर यानी कि क्या हो गया अपर यानी कि 3 ओम प्लस 3 ओम क्या हो गया 6 ओम। फिर देखते हैं सेकेंड चरण में क्या हो गया, अब ऊपरी 6 ओम और निचली 6 ओम शाखाएं क्या होती है समांतर में है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि आर क्या हो गया पैरेलल में बराबर, फ्रैक्शन में आ गया यहाँ पे 6 इंटू 6 बराबर, ब्रैकेट में क्या है 6 प्लस 6 ब्रैकेट बंद बराबर, फ्रैक्शन में फिर यहाँ पे 6 इंटू 6 कितने हो गए 6 इंटू 6 36, और 6 और 6 को जोड़े कितने हो गए 12, तो टोटल कितने आ गए यहाँ पे 3 ओम। अगला देखते हैं चरण नंबर 3, अब ये 3 ओम समांतर भाग श्रेणी में है पहले वाले 3 ओम के साथ जो ए से पहले था, तो आर टोटल जोड़ दिया क्या हो गया बराबर 3 ओम प्लस 3 ओम बराबर क्या हो गया 6 ओम, और अंतिम उत्तर क्या हो गया आर यानी कि ए बी बराबर कितना आ गए 6 ओम, अंतिम उत्तर अपना 6 ओम रहेगा। अगला सवाल है, किसी धारावाही परिनलिका के भीतर है उसके चारों ओर चुंबकीय सतह रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो देखते हैं इसका उत्तर, यहाँ पे दी गई है धारावाही परिनलिका का चुंबकीय सतह, यहाँ पे बैटरी लगी है प्लस माइनस लगा है, यहाँ पे एन का मतलब नॉर्थ और साउथ का मतलब होता है दक्षिण, और यहाँ पे ये कुंडली बनी है, कुंडली की तरह संरचना बनी है, देखो यहाँ पे जो धारावाही परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह हो रहा है,
इस प्रकार से देखो ये कुंडली की संरचना बनी गई है और यहाँ से क्या होता है साउथ में और यहाँ की नॉर्थ यानी कि उत्तर में, और ऊपर में यहाँ पे एक कुंडली बनाई गई है। इस प्रकार के चित्र चित्र आपको सारे देखने हैं, कोई सा भी चित्र आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। तो इसके देखते हैं फिर आगे क्या दिया गया इसमें। परिनालिका के अंदर सुम की रेखाएं लगभग सीधी और समान दिशा में होती हैं। मजबूत सतह बाहर रेखाएं कुंडल के सार और घुमावदार लूप बनाती हैं। आकृति स्केच करने पर अंदर समांतर रेखाएं और बाहर लूप दिखाई देगी। तेरहवां सवाल प्रश्न है एक सरसुम्बक के लिए सुम्ब की सतह रेखाओं का चित्र बनाइए। इसमें भी आपको चित्र बनाना है, तो देखते हैं इसका उत्तर। ये दी गई है सुम्ब की सतह रेखाएं किस प्रकार से है। यहाँ पे सुम्बक यानी कि नॉर्थ और साउथ उसी प्रकार से दी गई है, यानी कि उत्तर और दक्षिण, दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पे क्या है सुम्ब की सतह रेखा बनी गई है। देखिए इस प्रकार से सरसुम्बक के सार और लोहे के सिलन को फैलाया गया है। ठीक है, ये है इस प्रकार से डायग्राम। और आगे देखते हैं इसके बारे में। सतह रेखा उत्तर ध्रुव से बाहर निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। क्या करती है, उत्तर ध्रुव से निकलती है बाहर और दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। बाहर से NS और अंदर से क्या होती है SN बंद लूप बनाती है, यानी कि N यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, और नॉर्थ एंड उत्तर, और साउथ यानी क्या होता है दक्षिण, और अंदर से SN यानी कि दक्षिण से उत्तर बंद लूप बनाती है। और इसके क्या होता है ध्रुवों के पास सघन रेखा बीच में फैलाव। अगला सवाल है 14वां सवाल का कचरा निपटान, सॉरी एक मिनट दोस्तों, 14वां सवाल है कचरा निपटान की समस्या को कम करने के दो तरीकों को समझाइए। उत्तर क्या है, सबसे पहले तो है कचरा घटाना यानी कि रेड्यूस, और पुनः उपयोग यानी कि रीयूज, यानी कि पैकेजिंग कम करना, पुनः उपयोगी सामान, पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकिल, और कंपोस्टिंग यानी कि विभाजन, कागज प्लास्टिक कांच का पुनः चक्रण, जैविक कचरे का कंपोस्ट बनाना। इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं 15वां सवाल, आर श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर क्या है, उत्पादक, सबसे पहले उत्पादक है तो पौधे, उत्पादक पौधे यानी सौर ऊर्जा से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। उत्पादक पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फिर है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, शाकाहारी खरगोश, जैसे कि हमने विकल्प में पढ़ा था स्टार्टिंग में। फिर देखते हैं द्वितीय उपभोक्ता, मांसाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, और तृतीय उपभोक्ता यानी कि शिखर उपभोक्ता, और लास्ट में आता है अपघटक जो क्या होता है मृत कटित जीवों को खाता है, यानी बैक्टीरिया फफूंदी मृत पदार्थों को विघटित कर पोषक वापस कराते हैं। फिर देखते हैं खंड से सेक्शन सी हिंदी गुजरात्मक प्रश्न 16 सवाल, विकल्प 1 दिया गया है। 16 से 22 तक आपको विकल्प दिए गए, दोनों में से एक आपको करना होता है। तो देखते हैं 16 का पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। और अब आपको बताना है वीरेंद्र सुन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। वीरेंद्र सुन, इसका रासायनिक सूत्र आप कमेंट करके जरूर बताना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, CaSO4.1/2H2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मेरे को कुछ डाउट हो रहा है, एक बार देख लेना आप भी। लेकिन इसका सूत्र, सही सूत्र तो यही है, क्या है CaSO4.1/2H2 यानी कि, ठीक है। इसका मैं आपको कमेंट में बता दूंगा खुद लिख के क्या होगा, किस प्रकार से होगा। अगला है जल मिलाने पर प्लास्टिक ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण दे। उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पानी जोड़ने पर पुनः डाइहाइड्रेट बनाता है और क्रिस्टलीकरण से कठोरता आती है। इसमें समीकरण क्या दिए गए हैं, CaSO4.1/2H2O प्लस 1.5H2O, उत्पाद है CaSO4.2H2O। इसमें विकल्प सेकंड क्या है, इसमें प्रश्न पहला है बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaSCO3। बैंकिंग सोडा का रासायनिक क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। अगला सवाल देखते हैं 12वां, केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है, उपयुक्त समीकरण दे।
उत्तर है बैंकिंग सोडा के रासायनिक विघटन एसिड के साथ प्रतिक्रिया से CO2 गैस बनती है जो घोल में बुलबुले बनाकर घोल को फुलाती है। बेक होने पर ये बुलबुले छिद्र हो जाते हैं यानी कि स्पंजी बनावट। उदाहरण होता है NaSCO3 प्लस S प्लस आयन होता है, उत्पाद बनता है Na प्लस CO2 यानी कि गैस और H2 यानी कि जल। अगला सवाल देखते हैं 17वां सवाल का विकल्प 1 प्रश्न दिया गया अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती है, एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है अनैच्छिक क्रियाएं मुख्यतः मेडुला ऑब्लांगाटा यानी कि लंबी या कुछ हद तक हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण होता है हृदय गति, वमन यानी वॉमिटिंग का नियंत्रण मेडुला द्वारा होता है। अगला सवाल है विकल्प 2 प्रश्न वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम तथा दो कार्य बताइए। वृषण से कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। कार्य क्या है? पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास यानी गला गहरा होना और मांसपेशी वृद्धि, और सेकंड पॉइंट है शुक्राणु को प्रोत्साहित करना। अगला सवाल है 18वां सवाल मानव के नर जनन का नामांकित चित्र बनाइए। पिछले वीडियो में हमने देखा था चित्र मादा जनन तंत्र का, यहाँ पे दिया गया नर जनन तंत्र का, और दोनों का दिया गया यहाँ पे आपको ऑप्शन में। तो देखते हैं इसका चित्र। देखो सबसे पहले क्या दिया गया यहाँ पे आपको मूत्र नलिका दी गई है, यहाँ पे शुक्राशय हो गया, एक मिनट ये ऊपर से आ गया है उसके कारण सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, मूत्राशय हो गया, यहाँ पे हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, शिशन हो गया या मूत्र मार्ग हो गया। फिर देखते हैं निषेक जाते हैं तो शुक्रवाहिनी हो गई, वृषण कोष, और यहाँ पे क्या हो गया वृषण हो गया। आपको सिंपल तरीके से चित्र इसी प्रकार से बनाना है। फिर देखते हैं आगे विकल्प 2 में क्या दिया गया है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्तर में देखते हैं अभी। देखो यहाँ क्या दिया है, मादा मनुष्य के जनन दिया गया है चित्र। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बस। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है गर्भाशय, यहाँ है फिम्बरी, यहाँ अंडाशय, यहाँ हो गया फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब, यहाँ होगा एंड्रोमेट्रियम, यहाँ होगा सर्विक्स, और यहाँ क्या है योनि। इस प्रकार के चित्र आपको भी बनाने हैं। अगला सवाल है 19वां सवाल विकल्प 1 यानी प्रश्न विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसका सही मात्रक भी लिखिए। उत्तर है विभवांतर यानी कि किसी दो बिंदुओं के बीच प्रति यूनिट चार्ज द्वारा किया गया कार्य है। ऐसे मात्रक क्या हो गया वोल्ट यानी कि वी क्या होता है विभवांतर। अगला सवाल होता है विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र लिया जाता है तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। उत्तर है वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है। जिस घटक पर विभवांतर मापना हो तो उसके दोनों सिरों से। इसका अगला सवाल क्या है देखते हैं, यानी कि ओम के नियम में विभवांतर V एवं विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ बनाइए। V बनाम I ग्राफ सीधी रेखीय होगा, क्या होगा ओरिजिन से गुजरता है, ढाल क्या होगा R प्रतिरोध। तो ये रहा इसका डायग्राम। यहाँ क्या हो गया सीधा यहाँ पे I हो गया, यहाँ V विभवांतर होगा, V और I के मध्य इस ग्राफ V बराबर IR। इस प्रकार से इसका टाइम हो गया, यानी कि विभवांतर V और विद्युत धारा क्या होगी I, और R हो गया इसका प्रतिरोध V बराबर IR, यानी कि V हो गया विभवांतर, I हो गया विद्युत धारा और R हो गया प्रतिरोध। ये रहा इसका चित्र। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे विकल्प 2 में प्रश्न विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका सही मात्रक भी लिखिए। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी तत्व की विद्युत धारा के प्रवाह के प्रति उसके विरोध की मात्रा है। ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका ओम। अगला सवाल है विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र लिया जाता है तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो उत्तर क्या होता है एम्पियर मीटर में परिपथ में श्रृंखला में जोड़ा जाता है। अगला सवाल ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। तो चित्र को देखते हैं ओम के नियम का। ओम के नियम के सत्यापन के लिए परिपथ देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गई धारा नियंत्रक हो गई, यहाँ बैटरी सहित किए प्लस और माइनस, यहाँ पे कुंजी दी गई है, फिर यहाँ पे अमीटर एक दिया गया, यहाँ पे प्लस और माइनस दिया गया है, फिर यहाँ पे V यानी कि विभवांतर हो गया, और फिर प्रतिरोध तार किस प्रकार से है, और यहाँ पे किस प्रकार से विद्युत धारा धारा नियंत्रक द्वारा प्रवाहित होती है। ये इसका डायग्राम दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
अब देखते हैं आगे। खंड 10 सेक्शन डी, निम्नात्मक प्रश्न। विकल्प 1, कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। उत्तर क्या है? प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी बन सकता है। कौन सी खंड बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अपूर्ण दहन में, और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO भी बन सकता है। अगला सवाल देखते हैं। कॉपर यानी कि प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन और कॉपर वाटर यानी कि जल। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन उत्पाद किया कॉपर प्लस वाटर, इसकी अभिक्रिया लिखनी है। यानी कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि क्या हो गया? हाइड्रोजन, और CO यानी कॉपर प्लस H2 जल। बहुत ही सिंपल सवाल दिया गया है। अभिक्रिया ऊपर दी गई, आपको सिर्फ इसको बनाना है, किस प्रकार से बनेगी अभिक्रिया। इसकी प्रतीकात्मक अभिक्रिया को आराम से बना सकते हो आप। अगला सवाल देखते हैं। कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में अपचयन नहीं उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। उत्तर, एक टेस्ट ट्यूब में CO रखा जाता है। CO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बहाकर या H2 स्रोत इसे गर्म किया जाता है। निश्चय बंद चैन बर्नर नली से गैस का प्रवेश निकास प्रतिक्रिया पर CO2 CU जमा होगा। तो देखो इस प्रकार से चित्र हो गया। ये इस प्रकार से देखो यहाँ पे, और यहाँ पे दो दी गई ट्यूब दी गई आपको, और यहाँ पे धातु यानी कि पिघली धातु, और यहाँ पे देखो ये कॉपर का यहाँ पे दिए गया है। देखो ये इस नलिका में जा रहा है, एक तो वायु यहाँ से आ रही है और यहाँ पे जा रही है। फिर यहाँ पे क्या होगा? कॉपर नीचे की ओर जमा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या? ऊपर की ओर वायु के लिए छिद्र। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आगे भी आपके लिए मॉड्यूल पेपर लेता रहूँगा तो सबसे पहले आपको सूचना मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे। विकल्प 2, प्रश्न। अपचयन को परिभाषित कीजिए। उत्तर क्या है? अपचयन वो प्रक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के अणु को धातु के रूप में निकाल देता है। अगला सवाल आता है सेकंड, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या होगा उत्पाद में? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। उपरोक्त के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। उत्तर है Fe यानी आयरन प्लस CO कॉपर सल्फेट प्लस उत्पाद क्या बनेगा? FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट प्लस CO कॉपर संतुलित। फिर देखते हैं आगे। तीसरा, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। कि बीकर में CuSO4 एंड कॉपर सल्फेट विलयन, उसमें लोहे की कील डूबोए कुछ समय बाद कील पर तांबा जमा होगा और विलयन का रंग बदलकर हल्का हरा यानी कि FeSO4 का रंग परिवर्तन दिखेगा। देखो यहाँ पे किस प्रकार से दी गई है। एक प्रकरण ली गई है जिसमें एक धागा लिया गया और कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 डाला गया है, और लोहे की कील यहाँ पे अंदर डाली गई है। स्टेम दिया गया है। इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा, और इसका रंग बाद में CuSO4 का रंग बदल जाएगा। अगला सवाल है 21वां सवाल। विकल्प 1, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान घटित घटनाएं समझिए। क्या होता है? प्रकाश आश्रित चरण क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित कर जल का फोटोलाइसिस कर O2 यानी कि ऑक्सीजन देता है। ATP और NADPH बनते हैं। फिर क्या होता है? केल्विन साइकिल में क्या होता है? ATP और NADPH का उपयोग करके CO2 को ग्लूकोज में बदला जाता है। समग्र समीकरण क्या होगा? 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6CO2 प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया होगी। अगला सवाल है, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर क्या होगा? देखते हैं पत्ती के अनुप्रस्थ काट। ये देखो इस प्रकार से आराम से देख सकते हैं आप। छोटा, इसको वीडियो को थोड़ा सा छोटा करके भी देख सकते हैं आप, जूम आउट करके। तो यहाँ पे दी गई, देखो आपको पत्ती दी गई है। ये जो इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है क्या होता है? फ्लोएम और जाइलम दिए गए हैं। इस प्रकार से 7 बंडल दिए गए हैं। यहाँ पे हो गया शीरा, यहाँ हो गया पूर्ण पटल हो गया आपके, और ये जो मध्य में दिख रही है क्या होगी? मध्य शीरा हो गई। फिर देखते हैं नीचे क्या, यहाँ पे देखो ये हो गई मोमी क्यूटल यहाँ पे, और फिर हो गई ऊपरी तवसा, ऊपरी बाह्य तवसा,
और फिर यहाँ पे देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको गोल गोल, ये क्या हो गया, हरित लवक। और यहाँ पे जो बीच में इनके जो रेगिस्तान है वो क्या हो गया, वायु कोष हो गए। और जो यहाँ पे अंदर की तरफ जो जा रहे क्या हो गए, द्वार कोशिकाएं। और ये हो गई निचली बृहतोषा और एक ऊपरी बृहतोषा। इस प्रकार से पति के इन प्रकार का चित्र है, इस प्रकार से आपको भी बनाना है अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है विकल्प 2 प्रश्न है, पत्तियों में रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया समझिए। उत्तर है गाढ़ कोशिकाओं में पानी की मात्रा ट्यूगर बदलने पर फूल का रंध्र खोलती है। जब ट्यूगर बड़े और सिकुड़ कर रंध्र बंद करती है, जब पानी कम हो, प्रकाश, CO2 इस तरह पानी की उपलब्धता नियंत्रित कारक है। अगला सवाल है प्रश्न है खुले और बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। खुले रंध्र में गाढ़ कोशिकाएं ट्यूगरिड और बटी हुई रहती हैं। बंद रंध्र में गाढ़ कोशिकाएं शिथिल और सनिष्ठ दिखाई देती हैं, सनिष्ठ यानी कि निकट दिखाई देती है। तो देखते हैं खुला और बंद रंध्र तंत्र। ये खुला हो गया, ये हो गया बंद रंध्र तंत्र। देखो ये हो गई इसकी द्वार कोशिकाएं, ये दोनों की तरफ हो गए रंध्र छिद्र और ये हो गए हरित लवक। और ये हो खुला रंध्र तंत्र, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, खुला रंध्र तंत्र हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पे पूरी तरह क्या हो गया, बंद रंध्र तंत्र हो गया। ये इसका डायग्राम है। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन अपना 22वां सवाल। विकल्प 1 गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। उत्तर है गोलीय दर्पण वो दर्पण है जिसका परावर्तनशील सतह किसी गोले की सतह का भाग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का सेकेंड। गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। उत्तर है ध्रुव यानी पोल पी दर्पण सतह का मध्य बिंदु है जो गोले के केंद्र और दर्पण सतह के बीच उपस्थित होता है। अगला सवाल तीसरा, यदि एक लेंस की क्षमता +4.0D है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तर है पी यानी कि डायफोटर यानी कि बराबर 1/f यानी कि m। अगर क्या बनेगा, f बराबर 1/p बराबर 1/4.0 बराबर 0.25 मीटर। और मीटर को क्या बनेंगे, सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है विकल्प 2 प्रश्न संख्या 1 लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। उत्तर है वस्तु की सविक की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, यानी कि m बराबर s-s बराबर v/u। अगला सवाल है प्रश्न लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष वो काल्पनिक रेखा है जो लेंस के केंद्र से गुजरती है और फोकस बिंदु उसके दोनों ओर सम्मिलित होते हैं। अगला सवाल आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी f बराबर r/2 बराबर 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर 7 सेंटीमीटर। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। कंटेंट कैसा है, अच्छा है या नहीं है, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है वीडियो में, मेरे समझाने का तरीका कैसा है। अगर आपको कुछ लगे, कुछ भी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी शानदार तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।